गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। राजेश्वरी, सिर्फ आंदोलन या हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। ये हमारे हालात, ये बदलने चाहिए। केवल मंत्रिमंडल का त्यागपत्र और विधानसभा का विघटन ही काफी नहीं है। आवश्यकता एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करने की है। हमारा एक ही मकसद है, पूरी व्यवस्था को बदलना। हमारा एक ही नारा है, संपूर्ण क्रांति। हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त है लेकिन कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। 70 के दशक में जब देश में बेचैनी बढ़ी, विचारों ने एक नई राह कि देश के नौजवानों ने, छात्रों ने मुझे मार्ग दिखाया। क्रांति की तरंगें उठ रही, उस क्रांति के तरंगों में मैं भी कूद पड़ा। तब जो नारे लोगों की जबान पर थे, वो एक अनूठे कवि के थे जो आम जनता की आवाज में। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। 2011 में एक और आंदोलन हुआ जिसमें लाखों लोग फिर बेचैन हुए। भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति शुरू हो गई है। वो कवि दुष्यंत था जिसने देश की बेचैनी को जबान दी। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। वो दुष्यंत ही था जिसकी कलम कई क्रांतियों की जान रही। जी हाँ, वही दुष्यंत, इस देश की बेचैनी को अपना कहन कर देने वाला दुष्यंत, और उस कहन को अपनी गजल में तब्दील कर देने वाला दुष्यंत, और उस गजल को क्रांति बना देने वाला दुष्यंत। एक ऐसा शायर, एक ऐसा कवि जिसने शायद पहली बार आम लोगों की जबान में बातचीत की और उसी में शायरी की। वो जबान जिसमें आप मैं सब बात करते हैं। भाषा की सहजता ऐसी कि जैसे शीतल पानी की धार जो गले से उतरती चली जाए, और शायरी में आग इतनी कि एक पंक्ति लाखों की भीड़ के खून में उबाल ला दे। लहजा इतना सरल कि जिसे ओढ़ा और बिछाया जा सके। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। देखिए, मैं वही गजल सुनाता हूं जिसे मैं ओढ़ता और बिछाता हूं। इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पे खुलती नहीं है खिड़कियां। आप ही बताइए, अगर आप सिर्फ एक कवि होते तो आप क्या लिखते? मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के पास, उसी बिजनौर के पास जहां महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित महर्षि कर्ण का आश्रम बताया जाता है, यानी जहां राजा दुष्यंत ने वनमाला शकुंतला को पहली बार प्रणय निवेदन किया हुआ, वहीं दुष्यंत का जन्म हुआ। शायद इसीलिए नाम भी दुष्यंत रखा गया। स्कूल और कॉलेज के जमाने से ही दुष्यंत का जुड़ाव साहित्य से हो गया। पिता चाहते थे कि दुष्यंत कलेक्टर बने, लेकिन दुष्यंत को शायरी रास आई। दुष्यंत अपनी कविता में और जीवन में छायावाद के प्रमुख स्तंभ, कोमल कमनीय कल्पना के कवि सुमित्रानंदन पंत से काफी प्रभावित रहे। हरिवंश राय बच्चन से भी उनका निकटता का और लगातार संपर्क रहा। लेकिन 70 के दशक के आसपास जब पूरे देश में
असहजता बढ़ी, बेचैनी बढ़ी, तो दुष्यंत के लेखन में भी विद्रोह की वर्तनी साफ नजर आने लगी। इसीलिए शुरुआत में जो उन्होंने अपना नाम रखा था दुष्यंत त्यागी विकल, एक वक्त वो आया जब ये उपनाम तो हट गया, लेकिन उनकी विकलता उनकी चिर संगनी की तरह अंत तक बनी रही। दुष्यंत ने 1974 के आसपास लिखा, कहां तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यह दुष्यंत की उस समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति से उनके मोहभंग की अभिव्यक्ति थी। चुनावों में राजनीतिक पार्टियों के गरीबी हटाने के वादे उन्हें खोखले लगने लगे थे। महंगाई बढ़ती जा रही थी और लोगों पर इस महंगाई की मार ने बुनियादी चीजों को भी आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया था। यह दुष्यंत के लिए एक बुरे सपने जैसा था। जहां आम आदमी के मन में गरीबी के खिलाफ विद्रोह उठ रहा था, वहीं दुष्यंत के मन का आक्रोश कविता के जरिए बाहर आ रहा था। सुनाइए। तो सुनिए, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। क्या बात है। कहां तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहां तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कहां तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। भाई गजलें तो कई सुनी हैं, मगर ये गजल तो नश्तर की तरह सीने में उतर गई। हाँ मियां, सही बात है। ये गजल नहीं, हथियार है। हिंदुस्तान के साहित्य में पहली बार गजल ने हथियार का रूप लिया। दुष्यंत से पहले गजल अक्सर महबूबा की जुल्फों के पेचोखम की तारीफ के लिए या उससे जो विरह हो जाता है, उसकी पीड़ा, उसकी वेदना को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल होती रही। लेकिन दुष्यंत ने पहली बार इस विधा का इस्तेमाल क्रांति के सरोकार के हथियार के रूप में किया। अपनी संस्कृति के प्रश्नों को लेकर के, इसलिए हमने इसका नाम संपूर्ण क्रांति रखा। अभी लड़के 70 के दशक के शुरुआती दौर में आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में अपनी जमीन तलाश रहा था, और उसके फैलते हुए परचम के नीचे जुड़ा हुआ हर युवा नेता या स्वर देने वाला हर व्यक्ति दुष्यंत के शेरों को अपने भाषणों में उद्धृत करता था। दुष्यंत के सहज सरल लगने वाले यही शेर इस आंदोलन की आवाज बनने लगे, नारे बनने लगे, और दुष्यंत आजादी के बाद के सबसे बड़े आंदोलन की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे। हमारा एक ही नारा है, संपूर्ण क्रांति। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त है लेकिन कि अब बुनियाद हिलनी चाहिए। सन 72 से 75 तक का समय, जो दुष्यंत की मृत्यु का वर्ष है, सन 75, उस समय हम देखते हैं कि देश एक भयानक उथल पुथल से गुजर रहा था। जाहिर है एक गहरा असंतोष मध्य वर्ग और विद्यार्थी वर्ग में पैदा हो रहा था। एक बेचैन असंतोष और कहें कि व्याकुलता की अभिव्यक्ति उनकी कविता में मिलती है। वो बार बार कहते हैं कि जैसी स्थिति है उसे बदलना चाहिए, और इस बदलाव की चाहत उनकी लगभग कविताओं में भी, गज़लों में भी लगातार निरंतर अभिव्यक्त हुई है। आज ये दीवार देश में तत्कालीन सत्ता प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथ में थी,
और देश का एक बहुत बड़ा वर्ग उनके तानाशाही रवैये से थोड़ा नाराज था। लोकतंत्र की इस अकंपित दीपशिखा के दोनों तरफ दुष्यंत की गजलें हथेली की तरह खड़ी हो गई। पापा न केवल साहित्यकार थे बल्कि सरकारी नौकरी में भी थे, और सरकारी नौकरी में होते हुए जब कोई इस तरह की बात कर रहा है सरकार विरोधी, तो वो बात तो एक आम चर्चा की हो ही जाती है। और खासतौर से उन्हें भी इस तरह की मतलब एक अजीब से दौर से वो गुजर रहे होंगे कि एक तरफ सरकारी नौकर हैं और दूसरी तरफ वो सरकार के एक इस तरह के रवैया जो कि एक तानाशाहपूर्ण रवैया, उस रवैये के खिलाफ वो बेइंतहा जो है विद्रोह भी उनके अंदर है। तो वो छटपटाहट तो बहुत दिखाई देती थी, बल्कि उनकी जो तबीयत खराब हुई है उसका एक बहुत बड़ा कारण वो छटपटाहट ही रही होगी। इंदिरा गांधी की आलोचना उनके रवैये के लिए हो रही थी। इसी बात को लेकर दुष्यंत ने कहा, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। समझे आप लोग? एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। क्या बात, वाह। और आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, क्या बात है, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। क्या बात, वाह 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 वाह, बड़ी खूबसूरत बात कहने की कोशिश की है भैया आपने। क्या बात। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। क्या बात। दुष्यंत जी, ये गुड़िया कौन है? चलिए, आपने तो कम से कम पूछने की हिम्मत की, वरना यहां तो सुनिए, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। क्या बात है? यह गजल मार्च 1975 के आसपास लिखी गई। इस समय दुष्यंत मध्य प्रदेश सरकार के भाषा विभाग की सरकारी नौकरी में थे। ऐसी ही कविताओं को लेकर उन्हें मध्य प्रदेश सरकार को जवाब देना पड़ा, क्योंकि सरकारी नौकरी में रहते हुए उन्होंने सीधे श्रीमती इंदिरा गांधी पर निशाना साधा था। दुष्यंत की कविता की ताकत को इस बात से भी समझा जा सकता है कि उनकी कई कविताएं समसामयिक घटनाओं पर एकदम सटीक तौर पर लिखी गई, और इस वजह से उनको राजनीतिक सत्ता के कोप का भाजन भी बनना पड़ा। बात सन 1966 की है। ईश्वर को सूली जैसी एक कविता भी लिखी, और इस तरह की कविताएं वो लिखते रहे। उस समय जो मुख्यमंत्री थे वहाँ के, उन्होंने दुष्यंत को तलब किया और कहा कि आइंदा इस तरह की कविता ना लिखें। सरकारें अक्सर असरकार आवाजों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। दुष्यंत के साथ भी यही हुआ। उनका विद्रोही तेवर उनकी सरकारी नौकरी के रास्ते में परेशानी का लगातार कारण बना रहा, लेकिन दुष्यंत ने इस परेशानी को अपने कहन पर, अपने कथन पर कभी भी हावी नहीं होने दिया। जब बस्तर के जनप्रिय महाराज भंजदेव की पुलिस फायरिंग में मृत्यु हुई तो हर तरफ उसका विरोध हुआ। स्वर्गीय भंजदेव आदिवासी कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत रहते थे, और इसी वजह से आदिवासियों के मन में उनके प्रति अपार प्रेम था, आदर था, श्रद्धा थी। उनकी मृत्यु पर जो आदिवासी समाज को और बाकी लोगों को जो दुख पहुंचा, जो उन्होंने विरोध किया, उसे देखकर दुष्यंत भी अंदर से हिल गए, और उन्होंने निरंकुश सरकारी व्यवस्था के खिलाफ एक कविता लिख दी। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र तक खबर गई और उन्होंने दुष्यंत को तलब कर लिया। सरकारी पद में रहते हुए आपने ये कविता लिखी, आपको क्या लगता है आपने ये सही किया? मुख्यमंत्री जी, इस कुर्सी पर बैठकर आप इस राज्य के व्यवस्थायक हैं, लेकिन आप स्वयं एक कवि भी तो हैं। आप ही बताइए, अगर आप सिर्फ एक कवि होते हैं तो आप क्या लिखते हैं? दरअसल दुष्यंत की तबीयत ऐसी थी कि उसमें कई तरह की संस्कृतियों और कई प्रकार के संस्कारों का मेल है, असर है। शायद यही वजह रही कि उनकी भाषा और शैली सबसे जुदा थी। देखिए, उनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो देशज मुहावरे हैं वो छाप रही।
इलाहाबाद का बेजोड़ भाषाई सामर्थ्य, अनुभव और सत्संग जो वहां उन्होंने गुजारा वो साथ रहा, और साथ में भोपाल की चटपटी मस्ती जो वहां के कहन में है उसे भी दुष्यंत ने अपनी गजलों में समेटा। इसलिए वो एक ऐसी खूबसूरत गुलदस्ते के रूप में पेश आए जिसमें सारी संस्कृतियों और हिंदुस्तान के हर हिस्से की हिंदुस्तानी भाषा की चमक है, महक है। और इन सब के बाद 70 के दशक में दमन चक्र जब चला तो दुष्यंत ने अपनी कविता को एक स्थायी भाव दिया, और वो स्थायी भाव था क्रांति। वो जनभाषा के पहले कवि बने जिन्होंने हजारों वर्ष की पराधीनता के बाद 1947 में गढ़े गए नए लोकतांत्रिक संस्थानों को खारिज करते हुए उनके प्रति जनता की सार्वजनिक उदासी को स्वर दिया। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण काम था कि संसद से सड़क तक गूंजते हुए दुष्यंत के जनबोधी शेर उनकी शब्द सामर्थ्य में सिमटे हुए उनके कहन के प्रतीक बने, और लोगों का जो भरोसा इन लोकतांत्रिक संस्थानों से उठ रहा था उसको वो परिभाषित कर पाए। 1975 में भूख है तो सब्र कर, ये गजल देश के सबसे गरीब तबके और समाज के आडंबर पर गहरा व्यंग्य। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है ज़ेरे बहस ये मुद्दा। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है ज़ेरे बहस ये मुद्दा। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं। गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं। पेट भर कर गालियां दो, आह भर कर बद्दुआ। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आप दस्ताने पहनकर छू रहे हैं आग को। आप दस्ताने पहनकर छू रहे हैं आग को। आपके भी खून का रंग हो गया है सांवला। क्या बात है। आप दस्ताने पहनकर छू रहे हैं आग को। इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो। क्या बात है। इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो। वाह वाह। जब तलक खिलते नहीं ये कोयले देंगे धुआं। समझे? जब तलक खिलते नहीं ये कोयले देंगे धुआं। दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा न हो। दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा न हो। दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा न हो। उनके हाथों में है पिंजरा, उनके पिंजरे में सुआ। इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। क्या बात है भाई। वाह, किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। आपकी कविताओं ने तो आंदोलन में घी का काम किया है। मगर इससे परेशानियां भी आई भाईजान। आखिर हम है ही सरकारी नौकर। दुष्यंत की एक और गजल इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है बहुत प्रसिद्ध हुई। ये गजल 1975 में छपी। इस गजल में दुष्यंत के मन की उम्मीद और नाउम्मीदी बराबर झलकती है। भ्रष्टाचार और सरकारी लालफीताशाही के खिलाफ समाज के उठ खड़े होने की आशा और हालातों की निराशा पर भी, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के उतार चढ़ाव पर भी ये एक बार फिर बदलाव की चिंगारी की उम्मीद थी जो दुष्यंत की कविता में भी सुलग रही थी। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं
इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, नाव जर ही सही लहरों से टकराती तो है। कविता के इतिहास ने दुष्यंत को क्या स्थान दिया ये तो हम सबको पता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज दुष्यंत को गए हुए लगभग 40 वर्ष से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन आज तक भी हिंदी गजल का मुहावरा, दुष्यंत के तेवर, उनकी भाषा, प्रतीक, शब्दावली, कहन और बहर से बाहर नहीं आ पा रहा। दुष्यंत का गढ़ा हुआ हिंदी गजल का आकाश गालिब जैसा है। जैसे गालिब को एक बार आप पूरा पढ़ लें तो आपकी सोच में वही बहर, वही जमीन चारों तरफ घूमेगी जो गालिब ने गजल के लिए तैयार की। इसी तरह दुष्यंत के इस अखाड़े से, इस चार दीवारी से, इस हदबंदी से बाहर निकल पाना हिंदी गजल के लिए आज भी मुश्किल है। और कहा भी जाता है कि कवि अगर सामर्थ्यवान है तो अपने जीवन से ज्यादा अपने जाने के बाद शक्तिशाली हो जाता है, और दुष्यंत कवि के बारे में कहे गए इस मानक पर पूरे खरे उतरते हैं। दुष्यंत के जाने के बाद हर हिंदी गजल में उन्हीं की दिखती अमर अजर शैली इस बात को बार बार सिद्ध करती रहेगी कि कवि अपनी दैहिक मृत्यु में ही अपनी शाब्दिक अमरता जी लेता है। सरकारें आए जाएं, पर जब भी अथॉरिटी और सत्ता और शक्ति दिमाग में जाएगी तो इस तरह की चीजें हमेशा रेलेवेंट रहेंगी। और ये आप चाहे वो इमरजेंसी का दौर हो, चाहे उसके परवर्ती दौर हो, बाद के दौर हो या अभी का दौर हो, ये हमेशा मौजूद रहेंगी। इसीलिए दुष्यंत जी इतने कोट किए जाते हैं, मुझे लगता है। कला के किसी भी रूप की उत्कृष्टता का आकलन उसके वर्तमान में कई बार नहीं हो पाता। समकालीन साहित्य में यह अक्सर हो जाता है कि जिस चीज को वर्तमान में कम आंका जाए वो भविष्य में अपनी कीमत स्वयं बताए। दुष्यंत को भी तत्कालीन साहित्य के मानकों ने शायद किसी सम्मान का हकदार नहीं समझा, और यही कारण है कि व्यवस्थाओं से सम्मान न पाए हुए दुष्यंत आज जनकंठ में हैं, लोगों की पुकार में हैं, लोगों की मनोहार में हैं, नारों में हैं। दुष्यंत का एक बड़ा उद्देश्य था लोकतंत्र की आलोचना। लोकतंत्र को अपने ढंग से हर कवि परिभाषित करता है। लोकतंत्र से अपेक्षाएं उसकी अपने तरीके की होती हैं, लेकिन उसमें एक सामूहिक बोध, सामूहिक चेतना भी मौजूद होती है। और इसी स्तर पर दुष्यंत बहुत बड़े दायरे में कनेक्ट कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं अपने को। और लोकतंत्र की आलोचना करते हुए निष्कर्षतः दुष्यंत निराशावादी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। यदि मानकों ने दुष्यंत को नकारा तो दुष्यंत भी कभी मानकों की दौड़ में नहीं रहे। वो बस अपनी आवाज को क्रांति की हूक बनाते रहे। परिप्रेक्ष्य कुछ भी हो, लेकिन लोकतंत्र में जब भी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठेगा, दुष्यंत के शब्द आकाश को भेदते हुए उन बड़ी सीढ़ियों तक जरूर पहुंचेंगे जहां बैठे हुए लोग खुद को व्यवस्था से बड़ा समझने लगते हैं। तुम यहाँ हो? अरे आ गया। हाँ, ये देखो हो गई। तो पता है पूरे रास्ते इसी के बारे में सोचता आया हूँ। चलो तुम ही पढ़कर देख लो। आप ही पढ़ दीजिए। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। राजेश्वरी
सिर्फ आंदोलन या हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। ये हमारे हालात, ये बदलने चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि ये बात पूरी तरह से निकल कर आई है? हाँ, बिल्कुल साफ बात है और बहुत अच्छी तरह निकल कर आई है। तो तुम्हें अच्छी लगी ना? बहुत अच्छी लगी। तो ठीक है, अब इसे छपने भेज देता हूं। वो प्रकाशक मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उस समय के युग धर्म ने, वक्त की पुकार ने भले ही दुष्यंत को आग का शायर बना दिया, अन्यथा दुष्यंत के रूप में हमें प्रेम का एक बहुत बड़ा कवि मिलता। वास्तव में दुष्यंत एक प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। उन्हें लोगों से, परिवार से, प्रकृति से, मित्रों से, अपने देश से, अपने समाज से बहुत प्रेम था। दुष्यंत जब भी कोई नई गजल कहते तो सबसे पहले उसे अपनी जीवन संगिनी, अपनी पत्नी राजेश्वरी जी को पढ़वाते। उसके सुनाए जाने के बाद ही और उनसे पास करवाने के बाद ही वो गजल को कहीं और सुनाते या किसी और जगह छपने के लिए भेजते। और दुष्यंत के इसी इश्क का रंग, इसी श्रृंगार का पुट उनकी गजलों के शेरों में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो कानों के रास्ते पहुंचकर सीधे दिल पर वार करते हैं। तुमको निहारता हूं सुबह से रितंबरा, तुमको निहारता हूं सुबह से रितंबरा, अब शाम हो रही है मगर मन नहीं भरा। सबसे पहले वो अपनी कविता मुझे ही सुनाते थे। इसलिए नहीं कि मैं उनकी पत्नी थी या मैं सहजी उपलब्ध थी, बल्कि इसलिए कि मैं भी साहित्य की विद्यार्थी रही थी और बच्चों को हिंदी पढ़ाती थी। और उनका मकसद यही रहता था कि उनकी बात या उनकी कविता आम पाठक तक पहुंच रही है या नहीं। दुष्यंत यारों के यार थे। उन्हें दोस्तों की महफिल से बहुत प्यार था। और दोस्त भी कौन कौन, वो सब जो आगे चलकर हिंदी साहित्य के दैदीप्यमान स्तंभ बने। नाटक के आधुनिक रूप के पितामह मोहन राकेश, गीत के एक बड़े प्रांजल नाम भवानी प्रसाद मिश्र, व्यंग्यकार शरद जोशी और आधुनिक कहानी के शलाका पुरुष कमलेश्वर। मोहन राकेश, भवानी दादा और दुष्यंत तो काफी समय तक रूममेट रहे। कैसा कमरा होता होगा, तीर्थ जैसा वातावरण होता होगा। बाद में ये महफिलें दुष्यंत जी के भोपाल वाले घर में जमने लगी। दुष्यंत के यहाँ दोस्तों और चाहने वालों का इतना आना जाना रहता था कि भोपाल में अपना घर होने के बावजूद पढ़ाई के लिए उनके बेटे आलोक को उसी शहर में लॉज लेकर रहना पड़ा। वो जब ऑफिस से आते थे तो कुछ दिनों बाद उनसे मिलने मिलाने वालों का बड़ा लंबा चौड़ा जमघट यहां पर हो जाता था। तो सुबह हम कॉलेज में हैं, शाम को जब थोड़ा सा लगता, थोड़ा वक्त मिलता था कि शाम खेल खाल के आए कि पढ़ने का सिलसिला, तो फिर मिलने मिलाने वालों का बहुत ज्यादा हो जाता था। तो आप कभी उनके लिए चाय ला रहे हैं, पानी ला रहे हैं, कभी वो नुक्कड़ से जो है वो सिगरेट आ रही है, पान आ रही है, तो बहुत समय उसमें जाया होता था। और मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक था। तो फिर पापा से इस बारे में चर्चा हुई। मैंने कहा पापा घर में पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे हॉस्टल में, भोपाल में रहते हुए मैं फिर हॉस्टल में चला गया और मैं हॉस्टल में रहता था यहाँ पर। तथाकथित साहित्यिक मानकों में वांछित स्थान न पा सकने वाले दुष्यंत ने दोस्तों के हृदय में एक पक्का, अमिट और अमर स्थान बनाया और जनकंठ में वो प्रचलित हुए ही थे। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं,
तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक ना कर, तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक ना कर, तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं। बहुत मशहूर है, आए जरूर आप यहां, बहुत मशहूर है, जरूर आए आप यहां। ये मुल्क देखने लायक तो है, हसीन नहीं। जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो, जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो, जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो। तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। देखिए, मैं नहीं जानता कि आने वाले वक्त में इतिहास और साहित्य मेरी रचनाओं को याद रखेगा या नहीं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं कथन को हिंदी और उर्दू के ब्रैकेट से बाहर निकालकर एक ऐसी भाषा में कहूं जो हिंदुस्तानी हो। देखिए, मैं वही गजल सुनाता हूं जिसे मैं ओढ़ता और बिछाता हूं। दुष्यंत काफी समय तक रेडियो से जुड़े रहे। पहले स्क्रिप्ट राइटर रहे, फिर असिस्टेंट प्रोड्यूसर रहे, फिर प्रोड्यूसर रहे। रेडियो ने उन्हें इस बात का अभ्यास कराया कि सिर्फ आवाज के जरिए अपनी बात को, और नहीं सिर्फ बात को बल्कि उस बात के पीछे की संवेदना को श्रोताओं तक कैसे पहुंचाया जा सके। और ये संवाद कहने की ताकत जिसका अभ्यास उन्हें रेडियो से मिला, ये उनकी गजलों में बहुत काम आई। इसलिए जो अंदाज़े सुखन, जो कहन का तरीका दुष्यंत ने अपनाया, वो पारंपरिक भाषा से बिल्कुल अलग था। उसमें बिंब और प्रतीक और कहन तो बिल्कुल नई कविता और नवगीत के थे, बिल्कुल नए और ताजे महकते हुए उनकी झलक थी। और आकार उसे मिला 500 साल की एक स्वयं सिद्ध जन स्वीकृत गजल जैसे छंद का, जो कानों में उतर जाती थी। इसीलिए दुष्यंत गजल को ओढ़ते बिछाते थे और उसे हमारा सरोकार बनकर आपको सुनाते थे। मगर साहित्य के आलोचकों को दुष्यंत की सरल भाषा और उनका नया अंदाज पसंद नहीं आया। दुष्यंत की गजल और कविताओं को मिलाकर पेश करने की उनकी पहल की जमकर आलोचना हुई। तो एक आलोचक होने के नाते आप दुष्यंत जी की रचनाओं को कैसे लेते हैं? देखिए, कविता की एक भाषा होती है, उसी तरह गजल की भी एक भाषा होती है। दोनों की शब्दावली भी अलग ही होती है। अब ऐसे में दोनों को मिला जुला कर घालमेल कर प्रस्तुत करने से वो न तो हिंदी की कविता रह पाती है और न ही उर्दू की गजल बन पाती है। दुष्यंत के रचनाओं में यह भाषिक घालमेल अक्सर खटकता है। उर्दू में शायरी होती है और हिंदी में कविता, ये उनका कहना है। मेरा कहने का मतलब है कि आलोचक को आपकी भाषा सहज नहीं लगती, वो उसे भाषा का घालमेल मानते हैं। देखिए, मैं अपनी बात ना तो हिंदी में कहता हूं ना तो उर्दू में। मैं बात कहता हूं हिंदुस्तानी में, एक ऐसी भाषा जिसमें हम भारत के लोग आमतौर पर बातचीत करते हैं। देखिए, मैं नहीं जानता कि आने वाले वक्त में इतिहास और साहित्य मेरी रचनाओं को याद रखेगा या नहीं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं कथन को हिंदी और उर्दू के ब्रैकेट से बाहर निकालकर एक ऐसी भाषा में कहूं जो हिंदुस्तानी हो। देखिए, मैं वही गजल सुनाता हूं जिसे मैं ओढ़ता और बिछाता हूं। विचारों को, कविताओं को ओढ़ने और बिछा लेने की सरलता को जिस तरह दुष्यंत ने कविताओं और गजलों में पिरोया, यही बात दुष्यंत को आम आदमी के करीब ले गई। और दुष्यंत काव्य गोष्ठियों से निकलकर लोगों के मन में, उनकी जबान पर, उनके घरों में, सड़कों के आंदोलन में उतर गए, छा गए। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको
सुनाता हूँ। राजेश्वरी सुनो तो। अरे ये क्या कर रही हो? इसे छोड़ो 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 छोड़ो। सुनो ना, मैंने कुछ नया लिखा है। सुनाइए। हाँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ। ओढ़ता बिछाता हूँ? हाँ सुनो तो सही। ठीक है सुनाइए। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। सुनाइए। एक जंगल है तेरी आंखों में, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं। क्या बात है। एक जंगल है तेरी आंखों में, तेरी आंखों में एक जंगल है, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं। तू किसी रेल सी गुजरती है। रेल सी गुजरती? हाँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। तू किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूं। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूं। क्या बात है। तो बहुत बढ़िया। प्रेम की बातों में भी आप बाजू उखाड़ने की और वजन उठाने की बात डाल ही देते हैं ना। अब क्या करूं, तुम तो जानती हो मैं अपने आप को दो अलग अलग खानों में बांटकर लिख ही नहीं सकता, ना सोच सकता हूं, है ना। बांट कर नहीं सोच सकते तो घुला हुआ ही लिखिए। क्या पता शायद यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। देख लेना, आने वाले कल में यही ताकत बनेगी आपके लेखन की और साहित्यकारों की भीड़ में आपको एक अलग स्थान भी देगी। अब मैं कर लूं? हाँ 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 हाँ। दुष्यंत के कहन के चमत्कार की सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज की युवा पीढ़ी भी उनकी गजलों को जब जब फिल्मों में फिल्माया जाता है झूम उठती है। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। 30 दिसंबर 1975 को मात्र 42 वर्ष की उम्र में अपने सीने की आग को इस दुनिया के हवाले कर दुष्यंत सदा के लिए विदा हो। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जब जब असमानता की हूक, अन्याय के प्रति बेचैनी, बेबसी के खिलाफ उबलते आंसू, प्रतिबंधों में गूंजती छटपटाहट और उन्मुक्तता का बोध दुनिया के किसी भी हिस्से में मजदूरों के हाथ, युवाओं के सीने, माओं की आंखों और पिताओं के माथों पर अभिव्यक्ति का आसरा तलाशेंगे, दुष्यंत की गजलें पूरी हिम्मत, ताकत और शिद्दत के साथ खुद को आकाश बनाती हुई खड़ी मिलेंगी। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।